हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी की लेखिका है नीता दानी। रोज की तरह आज भी दोनों पति पत्नी प्रशांत और गुंजन रात का खाना खाने के बाद टहलने के लिए घर से निकल पड़े थे। प्रशांत एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है और गुंजन एक ट्रैवल एंड टूर कंपनी में काम करती है। दोनों अच्छा खासा वेतन पाते हैं। सुख और सुविधा के हर साजो सामान से घर भरा पड़ा है। दफ्तर दोनों ही अपनी अपनी कार से आते जाते हैं। शरीर का थोड़ा बहुत व्यायाम हो जाए और पति पत्नी को परस्पर एक दूसरे से बातचीत का अवसर मिल जाए, इस उद्देश्य से दोनों रोज ही घर से लंबी सैर के लिए निकलते हैं। प्रशांत को पान खाने का भी शौक था। शहर की चर्चित पान की दुकान आपस में बातचीत करते कब वो करीब आ जाती उन्हें पता ही नहीं चलता था। पति के साथ गुंजन भी गुलकंद वाला मीठा पान खाने की आदी हो गई थी। दोनों के विवाह को 3.5 साल हो चुके थे। प्रशांत के माता पिता घर में नन्हे बच्चे की किलकारियां सुनने को बेचैन हैं, किंतु वे दोनों अपने ही करियर में व्यस्त ऊंचाइयों को छूने की महत्वाकांक्षा मन में पाले हुए हैं। प्रशांत पिछले कुछ अरसे से गुंजन को अपनी नौकरी बदलने के लिए जब तब कह देता, अब हमें अपने परिवार की योजना बनानी चाहिए। तुम ये भागदौड़ वाली नौकरी छोड़ दो, इसमें काफ़ी समय खर्च करना पड़ता है। कहीं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाने की नौकरी का प्रयास करो। टीचिंग लाइन में माहौल भी अच्छा, सभ्य मिलता है और छुट्टियां भी काफ़ी मिल जाती हैं। प्रशांत की इस सलाह का आशय गुंजन भली भांति जानती है। ये भी अच्छी नौकरी है और फिर मेरी रुचि का काम भी है। दूसरी नौकरी क्या आसानी से मिल जाएगी? लगी लगाई बढ़िया नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश के लिए भागदौड़ करना क्या सही होगा? गुंजन के सवाल पर पुनः प्रशांत ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा, लेकिन गुंजन, सारा दिन पुरुष ग्राहकों के साथ डील करना। प्रशांत के मन की बात भांपकर गुंजन बीच में ही बात काटती हुई बोली, अच्छा ठीक है, इस बारे में सोचूंगी। इंसान की प्रकृति भी विचित्र होती है। जीवन साथी के रूप में उसे एक पढ़ी लिखी आधुनिका पत्नी की भी कामना होती है और साथ ही वो नौकरी पेशा अच्छा वेतन पाने वाली पत्नी की भी उम्मीद करता है। और वह ये भी चाहता है कि उसकी पत्नी घर परिवार का पूरा ख्याल रखे, घर के हर सदस्य की जरूरत पर तुरंत हाजिर हो। किंतु इंसान के भीतर की परंपरावादी सोच औरत को अपने कार्य क्षेत्र में पुरुष सहकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को भी सहजता से पचा नहीं पाती। प्रशांत की ठेठ पुरुषवादी मानसिकता गुंजन के व्यावसायिक संबंधों को लेकर जब तब सचेत हो जाती। जब कभी गुंजन कार्य की अधिकता के चलते घर देर से वापस आती तो प्रशांत के दिलो दिमाग पर संदेह का कीड़ा कुलबुलाने लगता था। गुंजन के समक्ष उसकी बाड़ी तो मौन रहती, किंतु आंखों और चेहरे के अप्रिय भाव कई सवाल पूछते प्रतीत होते थे। गुंजन के नाम कोई भी पत्र आता तो प्रशांत सबसे पहले पढ़ता, उसके फ़ोन कॉल्स के बारे में जानने को उत्सुक रहता, ऑफिस के मामलों में गुंजन से कैफियत मांगता रहता। ऐसे मौक़ों पर गुंजन तिल मिलाकर रह जाया करती थी। वो सोचती थी कि आज के दौर में व्यक्ति को खुले दिमाग का अवश्य होना चाहिए, पर प्रत्यक्ष वो प्रशांत के हर प्रश्न का सटीक उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाएं शांत कर देती थी और अपनी मधुर खिलखिलाहट से वातावरण को हल्का फुल्का बना देती थी। प्रशांत, तुम इतने पजेसिव हो, शक्की हो। उसके घुंघराले बालों में प्यार से उंगलियां फेरती वो कह उठती थी, डियर, सभी मर्द ऐसे ही होते हैं। प्रशांत उसे बाहों में भींचकर कह उठता था। तब गुंजन का तन मन खिल उठता था। दोनों टहलते बातें करते जा रहे थे, तभी प्रशांत का मोबाइल बज उठा और वो फ़ोन पर बात करता चला जा रहा था। पति के पीछे पीछे चलती गुंजन पति के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पा रही थी, क्योंकि जल्दबाजी में आज वो पुरानी चप्पल पहन आई थी। दौड़कर पति के साथ कदम मिलाने के प्रयास में ठोकर खाकर गिरने को ही थी कि उसकी चप्पल टूट गई थी। प्रशांत अभी भी कान पर मोबाइल लगाए अपनी ही धुन में आगे निकल चुका था। गुंजन ने अपने पति को पुकारना चाहा, किंतु पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने काला अंधकार छा गया था। गुंजन के चेहरे को किसी ने कपड़े से कसकर ढांप दिया था और जबरदस्ती खींचकर कार में बिठाकर कार दौड़ा दी थी। गुंजन ने हाथ पैर मारने का बहुतेरा प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ। उसके हाथ पैरों को भी बांध दिया गया था। लाचार और भयभीत तो गुंजन का दम घुटने लगा था। बेबस छटपटाहट से वो कुछ ही देर में सुध बुध खो बैठी थी। उधर प्रशांत स्तब्ध खड़ा गुंजन को यहाँ वहाँ देख रहा था। परेशान होकर दौड़ता हुआ घर वापस आया, पर वहाँ भी गुंजन को न पाकर उसके हाथों के तोते उड़ गए थे। वो अनजानी आशंका से भयभीत हो पुनः उसी रास्ते पर दौड़कर आया और राह चलते लोगों, आसपास की दुकानों पर पूछताछ करने लगा, किंतु कोई लाभ न हुआ।
घर वापस आकर परिचितों, रिश्तेदारों तथा मित्रों से फोन पर पूछताछ करने के बाद भी उसे निराशा ही हाथ लगी। सारी रात आंखों ही आंखों में कट गई। पौ फटते ही अचानक फोन की घंटी बज उठी। प्रशांत ने लपक कर फोन रिसीवर कान से लगाया और परेशान हो उठा। गुंजन के अपहरण की जानकारी देते हुए अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के रूप में एक बड़ी रकम की मांग की थी। साथ ही सख्त शब्दों में धमकी दी गई थी कि अपहरण की भनक या जानकारी पुलिस को नहीं लगनी चाहिए, वरना पत्नी से हाथ धोना पड़ेगा। पूरा घर सहम गया था। चुपचाप पुलिस को सूचना देते ही पुलिस सक्रियता से छानबीन में जुट गई थी। अपहरणकर्ता गुंजन को लेकर तुरंत शहर से सटे एक गांव में ले आए थे, जहां एक छुटभइये गुंडा नेता की आलीशान कोठी निर्माणाधीन थी। उस कोठी के ही एक खास कोने में गुंजन को लाकर रख दिया गया था। उस निर्माणाधीन कोठी की हिफाजत और देखभाल के लिए नेता का एक खास कृपा पात्र, जो दूर के रिश्ते में नेता का साला लगता था, रात में सोने के लिए आता था। कभी कभार उसके साथ पत्नी और बच्चे भी आ जाते थे। गुंजन को वहीं छिपाकर अपहरणकर्ता खुद और निडरता से फिरौती की रकम के लिए फोन करने के बाद उसके मिलने की प्रतीक्षा में थे। कोठी के मालिक का उन लोगों पर बर्दाश्त था। अपहरणकर्ता इसलिए भी निश्चिंत थे कि बंधी हुई बेबस चिड़िया आखिर यहाँ कैसे भाग जाएगी। इसी सोच के चलते वे गुंजन की तरफ से लापरवाह थे। प्रशांत दुखी परेशान मन से पत्नी की सकुशल वापसी की प्रतीक्षा कर रहा था। रात बीतने का एक पहर अभी शेष था, तभी गुंजन ने घर के मुख्य द्वार की घंटी बजा दी। प्रशांत ने दरवाजा खोला। बदहवास गुंजन को एकाएक सामने खड़ा देखकर वो दंग रह गया था। आश्चर्य मिश्रित हर्ष से उसका चेहरा खिल गया था। गुंजन की रुलाई फूट पड़ी थी। डरी सहमी गुंजन पति के चौड़े सीने से लग रोती बिसूरती बोली, प्रशांत, उन अपहरणकर्ताओं ने मेरी खूबसूरत कंगन और कानों के कीमती टॉप्स निकाल लिए। प्रशांत ने पत्नी की आंखों में झांका और बोला, सिर्फ कंगन और कानों के झुमके ही लिए क्या? वो तो अच्छा हुआ उस दिन मैंने अपना मंगलसूत्र गले से उतारकर सुनार को बनने के लिए दे दिया था, क्योंकि उसकी लड़ियों के मोती निकल गए थे। गुंजन अपनी ही रौ में बोल रही थी। गले में पहना होता तो बेनिर्दयी उसे भी उतार लेते। गुंजन ने सरलता से पति को देखते हुए व्यथित मन से कहा, किंतु प्रशांत की आंखों में उभरे विचित्र भावों को देखकर वो चौंक गई थी। सास ससुर की आंखों में भी प्रश्नों की जिज्ञासाएं थीं। केसो खुद ब खुद सुलझ गया था। पुलिस ने भी राहत की सांस ली। गुंजन ने अपनी स्वयं घर वापसी की घटना घर के सदस्यों को कह सुनाई थी। बोली, रात को सो खंडनुमा कोठी में एक महिला ने मुझे वहां बंधा हुआ देखा। पहले तो वो हैरान हुई, फिर उसने शायद किसी से फ़ोन पर बात की और कुछ ही देर बाद मुझे बंधन से मुक्त कर तुरंत वहाँ से भगा दिया। उसने ही मुझे पैसे भी दिए ताकि मैं घर वापस जा सकूं। मेरी आप बीती सुनकर उस महिला ने मुझे बताया था कि कोठी के मालिक उसके रिश्तेदार हैं। उसने मुझे हिदायत दी थी कि मैं इस घटना का जिक्र किसी से न करूं। उस महिला ने वहाँ से भागने में मेरी मदद करते हुए कहा था, तुम यहाँ बंधी रही हो, इस बात का जिक्र कहीं न करना। चुनाव का वक्त है, कोठी के मालिक की साख पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। चुनाव का माहौल न होता तो तुम यहाँ से जा नहीं सकती थीं। इस वक्त तो चुनाव की चिंता है उन्हें बस। गुंजन की सकुशल वापसी से सास ससुर खुश थे। बोले, बेटा, पुलिस की मदद से बहू के गहने तो उन लुटेरों से वापस ले लो। गुंजन की सास को बहू के गहनों की चिंता सता रही थी, किंतु गुंजन को गहनों से अधिक अपनी घर वापसी प्रिय लग रही थी। गुंजन तो उम्मीद ही छोड़ चुकी थी उस अंधेरे नरक से वापसी की। उन बदमाशों की कैद में क्या क्या अनगरल विचार, कैसी कैसी आशंकाएं उठती थीं उसके मन में, याद करके ही वो सिहर उठी थी। भयंकर अट्ठास के साथ गुंजन ने उन बदमाशों के गंदे इरादे भी सुने थे। यार, अब की बड़ा हाथ मारा है, कमाई तो अच्छी होगी ही, फिर इतनी खूबसूरत जबान, ऐसा गदराया जिस्म है कि बस खूब मज़ा आएगा। ये कहकर उन्होंने गुंजन के जिस्म पर हाथ फेरा तो वो कसमसा उठी थी। हाथ पैर बंधे थे, आंखें भी ढकी थीं। अपने समीप उन बदमाशों की पग ध्वनि सुनकर गुंजन सहम गई थी और अपने सर्वनाश की कल्पना कर उसने आंखें जोर से भींच लीं। अरे, मज़े फिर ले लेना, इस काम के लिए तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, लेकिन इसके घरवाले ने पुलिस को इतला कर दी है, इसलिए आज की रात तो पहले हमें अपनी जान बचानी है। कल जैसा जी में आए वैसा करना। तीनों की सम्मिलित हंसी गूंज गई थी और उसी रात गुंजन उस अजनबी औरत के कारण घर वापस आ सकी थी। गुंजन सही सलामत अपने घर वापस आने पर खुश थी, लेकिन घर का माहौल जैसे उसे कुछ बदला बदला सा लग रहा था। प्रशांत का बदला व्यवहार उसे बेचैन कर रहा था। वो गुंजन से कुछ खिंचा खिंचा रहने लगा। गुंजन का बिना फिरौती दिए खुद ही घर वापस आ जाना
उसे अस्वाभाविक लग रहा था। सिर्फ जेवर लेकर ही अपहरणकर्ता खुश हो गए। क्या गुंजन उनके पास सही सलामत रही होगी? प्रशांत के प्यार की गर्माहट समाप्त होती जा रही थी। दिन प्रतिदिन प्रशांत की उदासीनता और उपेक्षा से गुंजन दुखी और निराश रहने लगी थी। इसी बीच दफ्तर के काम के दौरान उसे जबरदस्त चक्कर आ गया था, सिर घूम गया था। शायद खाने पीने की लापरवाही से ऐसा हो, ये सोचकर वो कैंटीन की ओर बढ़ गई, किंतु जैसे ही कौर उठाकर मुंह में डाला तो उबकाई का उसे एहसास हुआ और वो उल्टी के लिए टॉयलेट की ओर भागी। इसके बाद तो गुंजन निढाल सी हो गई और ऑफिस से छुट्टी लेकर डॉक्टर के पास चली गई। गुंजन का शक सही निकला। लेडी डॉक्टर ने उसे गर्भवती होने की खुशखबरी सुनाई। गुंजन का तन मन खिल उठा। वो प्रशांत को ये खुशखबरी सुनाने को आतुर थी। अब प्रशांत का व्यवहार भी उसके साथ अच्छा हो जाएगा, ये जानकर ही कि वो पिता बनने वाला है, खुश होगा। गुंजन मन ही मन विचार करती घर पहुंच गई थी। गुंजन की आशा के विपरीत प्रशांत पिता बनने की बात जानकर स्तब्ध रह गया। उसके विचित्र हाव भाव उसके भीतर छिपी बेचैनी को बयान कर रहे थे। तुम तो कहती थी कि उन बदमाशों ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, तो फिर, कहकर उसने गुंजन का हाथ जोर से झटक दिया था और फिर अंट शंट बकना शुरू कर दिया था। प्रशांत ने गुंजन से और अधिक दूरी बना ली थी। वह पति के समीप जाने को होती तो प्रशांत गुंजन पर कठोर नजर फेंककर उसके समीप से हट जाता। और एक दिन प्रशांत के मन में छिपी बेचैनी उसके अधरों तक आ ही गई, जब उसने कड़े लहजे में कहा, उन डकैतों का बच्चा यहाँ इस घर में नहीं पलेगा। गुंजन ये सुनकर अबाक रह गई थी। पत्नी से दूरी बनाता प्रशांत इन दिनों किसी अन्य स्त्री के समीप जा रहा था। गुंजन दिल पर पत्थर रखकर चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। प्रशांत के मन में चल रही उथल पुथल का उसकी बाड़ी से खुलासा आज हो ही गया था। वो गुंजन के साथ संबंध तोड़ देना चाहता था। प्रशांत की इच्छा को अपनी नियति मान गुंजन छटपटा कर रह गई थी और आखिर में उसे मायके लौट आना पड़ा था। समय गुजरता गया और वो एक स्वस्थ व सुंदर शिशु की मां बन गई। पुत्र को आंचल में समेट फूली नहीं समाई थी, किंतु प्रशांत की अनुपस्थिति एक टीस बनकर उसे तड़पा गई थी। इसके कुछ माह बाद ही प्रशांत ने गुंजन को तलाक दे दिया और फिर दोनों नदी की दो धाराओं की तरह अपनी अपनी राह बह चले। रात्रि को प्रायः गुंजन को प्रशांत की यादें सताती और वो उसके साथ के लिए तड़प उठती थी, तो कभी मन में प्रतिहिंसा की ज्वाला भड़क उठती। समय सरकता जा रहा था। गुंजन अपनी नौकरी और पुत्र की परवरिश में व्यस्त थी। नौकरी में उसकी लगन और काम के प्रति निष्ठा से उसे तरक्की मिलती जा रही थी। पुत्र अभिराम भी दिन पर दिन बड़ा हो रहा था और उसके नए नक्श और चेहरा हूबहू अपने पिता प्रशांत पर जा रहे थे। प्रशांत का चेहरा देख गुंजन के मन में उम्मीद का दिया जल उठता कि काश प्रशांत एक बार अपने बेटे को देख लेता तो उसका संदेह पल भर में ही दूर हो जाता। किंतु प्रशांत से संपर्क टूटे तो अरसा बीत चुका था। मेधावी अभिराम स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की हर परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करता इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में आ गया था। उच्च श्रेणी के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करता अभिराम स्कॉलर था। उसके कॉलेज में छात्रों की प्लेसमेंट के लिए विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां आनी शुरू हो गई थीं। कंपनियों के रिक्रूट ऑफिसर, मानव संसाधन अधिकारी और प्रबंध निदेशक की टीम सभी छात्राओं की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार लेने के लिए छात्रों के चयन में जुटने शुरू हो गए थे। अभिराम भी किसी उच्च स्तरीय कंपनी में नौकरी पाने के लिए परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था। रात में सोने से पहले उसने अपनी माँ गुंजन से कहा, मम्मी, कल सुबह मुझे कॉलेज 7 बजे से पहले पहुँचना है और रात को भी देर हो जाएगी घर वापस आने में। पता नहीं कब तक इंटरव्यू चलते रहें। अगले दिन अभिराम लिखित परीक्षा देने में व्यस्त हो गया और एक के बाद एक चरण पार करता हुआ वो अब साक्षात्कार के लिए अपना नाम पुकारे जाने की प्रतीक्षा में था। अपना नंबर आया जान अभिराम ने आत्मविश्वास के साथ कमरे में प्रवेश किया। इंटरव्यू लेने के लिए 6 सदस्यों की टीम भीतर मौजूद थी। सभी की दृष्टि अभिराम के चेहरे पर जमी थी। अभिराम को सब अपलक निहारते और प्रबंध निदेशक के चेहरे की समानता को देख टीम के दूसरे सदस्य चकित थे। अभिराम कुछ असहज हो उठा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी थीं। तुम्हारा नाम अभिराम प्रशांत दीक्षित है? क्या तुम्हारे 2 नाम हैं? एचआर अधिकारी उसके बायोडाटा को देखकर बोला, सर, मेरा नाम अभिराम और पिता का नाम प्रशांत दीक्षित है। रिक्रूट अफसर एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे, मानो कह रहे हों कि चेहरे के साथ साथ नाम में भी समानता है। हमारे एमडी का नाम भी प्रशांत दीक्षित है। क्या करते हैं तुम्हारे पिता? प्रबंध निदेशक ने अभिराम की फाइल को सरसरी नज़र से देखते हुए पूछा। सर, अपने पिता के बारे में मैं अधिक नहीं जानता।
इतना कहकर अभिराम सकपका गया, फिर संभल कर बोला, सर, मेरे माता पिता बरसों पहले एक दूसरे से अलग हो गए थे। मैं अपने पिता के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि होश संभालने के बाद उन्हें कभी नहीं देखा। और तुम्हारी माँ एमडी दीक्षित के सवाल में जिज्ञासा थी, किंतु व्यक्तिगत प्रश्न पूछने पर एचआर अधिकारी और रिक्रूट अफसर ने शिष्टतापूर्व आपत्ति जताई। सर, व्यक्तिगत प्रश्न का नौकरी से क्या लेना देना? छात्र के योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछने ही बेहतर होंगे। एमडी के कान में फुसफुसाते एचआर ने कहा, मुझे कुछ नहीं पूछना, आप लोग जो चाहें पूछ लें। प्रबंध निदेशक ने टीम से आग्रह किया और स्वयं उठकर रेस्ट रूम में चले गए। अभिराम ने सभी प्रश्नों का शालीनता से जवाब दिया और धन्यवाद तथा अभिवादन करता हुआ बाहर आ गया। टीम के सभी सदस्य प्रबंध निदेशक से सवाल कर रहे थे, सर, ये लड़का क्या आपकी रिश्तेदारी में है? इसकी शक्ल सूरत और उपनाम आपसे मेल खाते हैं। हमें तो यूँ आभास हो रहा था कि आपका युवा संस्करण ही हमारे समक्ष बैठा है। मानव संसाधन अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा। सहायक टीम की बातें सुन प्रबंध निदेशक दीक्षित के तेजस्वी चेहरे का ओझ बुझ गया था। लेकिन अभिराम का चयन एक प्रथम श्रेणी की बहुराष्ट्रीय कंपनी में हो गया था और अपने मित्रों के साथ वो खुशी से उन पलों का आनंद ले रहा था। मम्मी को पहले खबर दे दूं, ये सोचकर अभिराम ने तुरंत फ़ोन कर माँ को अपने चयन की सूचना दी। मम्मी, हम सब दोस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप खाना खा लेना। उसका स्वर अचानक थम गया, क्योंकि सामने एमडी दीक्षित खड़े थे। वो अपलक अपनी प्रतिमूर्ति को देख रहे थे। मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे, पर उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वे अभिराम से कुछ पूछते। अतः बिना कुछ कहे वे अपने रूम की ओर बढ़ गए। पूरे दिन की थकावट के बाद भी नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। रात भर करवटें बदलते रहे। अगले दिन सुबह अभिराम के घर जाने के लिए निकल पड़े। घर का पता अभिराम की बायोडाटा फाइल से नोट कर लिया था। रास्ते भर विचारों में लीन रहे। उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन पुत्र की इच्छा उन्हें बेचैन किए रखती है। अभिराम को देखकर उनकी इच्छा और भी अधिक बलवती हो उठी थी। अभिराम के घर पहुंचकर प्रशांत दीक्षित ने दरवाजे पर लगी घंटी को कांपते हाथों से बजा दिया था, पर यह करते समय उनके कदम लड़खड़ा गए थे। दरवाजा गुंजन ने खोला था। दोनों एक दूसरे को अपलक देखते रह गए थे। प्रशांत के अधर कांपे, किंतु बोल नहीं फूट सके। गुंजन की आंखों में आश्चर्य मिश्रित हर्ष के भाव थे। शायद अपनी बरसों की अभिलाषा के पूरे होने के मौके की ये खुशी थी। कब से गुंजन को प्रशांत के पदचापों की प्रतीक्षा थी। कब से उसकी राह देखती यही सोचती आई थी कि एक बार प्रशांत से अवश्य उसका सामना हो जाए। बिना किसी भूमिका के उसके अधरों पर प्रश्न आ गया। आज यहाँ की याद कैसे आ गई? गुंजन के स्वर में छिपे व्यंग को समझ प्रशांत सकपका गया था। कल मैं अपने बेटे से मिला। अभिराम को देखकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। कितना होनहार है मेरा बेटा। प्रशांत तो भावावेश में बोल रहा था। आपका पुत्र? आज वो आपका पुत्र कैसे हो गया? गुंजन का स्वर ऊंचा हो गया था। अतीत में जिस पुरुष को कस्में खा खा कर मैं विश्वास दिलाती रह गई थी कि अपने गर्भ में पल रहे शिशु के पिता होने का, और वो निर्दयी विश्वास नहीं कर सका था। संदेह के कीड़े ने उसका विवेक हर लिया था। वो आज कैसे उसे अपना बेटा कह सकता है? गुंजन के मन में तभी से पति के प्रति कहीं ना कहीं प्रति हिंसा की ज्वाला धधक रही थी, और आज प्रशांत के मुख से पुत्र मोह की बातें सुन गुंजन के तन बदन में आग लग गई थी। अभिराम सिर्फ और सिर्फ मेरा पुत्र है। मैं ही उसकी माँ हूँ और मैं ही पिता भी हूँ। आज वो प्रशांत के सामने भावनाओं में बहकर दुर्बल हरगिज नहीं बनना चाहती थी। आज वो अपने मन की भड़ास निकाल लेना चाहती थी। आप बहुत पहले ही अपने संदेह और बेबुनियाद शक के कारण अपनी पत्नी और अजन्मे शिशु को त्याग चुके हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पुत्र है। बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं और हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। अब अभिराम बड़ा हो गया है। आपकी सच्चाई जानकर उसे बहुत दुख होगा। आपका अपना एक परिवार है, उसे संभालिए। मुझे माफ़ कर दो गुंजन। प्रशांत के स्वर में पश्चाताप और निराशा स्पष्ट थी। मैं कौन होती हूँ क्षमा करने वाली? धीमे स्वर में बोली गुंजन अचानक उग्र हो उठी। अगर आपके बेटे की शक्ल सूरत आप पर ना होती तो क्या वो आपका बेटा ना होता? जरूरी नहीं कि बच्चों की शक्ल सूरत हूबहू माता पिता से मिलने लगे, तो क्या ऐसी स्थिति में उनके जन्म पर संदेह करना होगा? कुदरत ने मेरी सच्चाई को सही साबित करने के लिए शायद मेरे बेटे के चेहरे को हूबहू उसके पिता से मिला दिया है। किंतु प्रशांत दीक्षित, तलाक के बाद अब हमारे सारे रास्ते अलग हैं। आप जा सकते हैं। प्रशांत निढाल सा लड़खड़ाते कदमों को जबरदस्ती खींचता घर से बाहर आ गया था। प्रशांत के विदा होते ही गुंजन की आंखों से आंसू बह निकले थे।
जिस पति को देखने मिलने के लिए वो बरसों से बेचैन थी, वही आज उसके सामने खड़ा गिड़गिड़ा रहा था। किंतु आज उसके प्रति गुंजन की भावनाएं बरसों पहले वाली नहीं थीं। गुंजन के भीतर धधकती बरसों की प्रति हिंसा की ज्वाला धीरे धीरे शांत हो चली थी। शायद उसे अपनी बेगुनाही का सबूत मिल गया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।